इस वीडियो में हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर से एक और वीडियो और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे एडवर्ब से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स के पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर से हमने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, 4-5 पार्ट हमने देख लिए हैं। तो उसी सीरीज में मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एडवर्ब से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस को देखेंगे कि एडवर्ब से रिलेटेड अगर आएंगी प्रॉब्लम्स तो कहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा जो आपका पिछला होमवर्क था उसके बारे में कि वहाँ पे क्या आपका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद हम चालू करेंगे अपने एरर के पार्ट से। तो ये था हमारा पिछला होमवर्क। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, या अगर बात की जाए कि एरर कौन से पार्ट में है, तो एरर यहाँ पे है आपके पार्ट 1 में। ये जो पूरा पार्ट है इसमें है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो काम आपका पहले समाप्त होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसमें पहले जज केस को पढ़ेगा तो ये वाला काम पहले समाप्त होगा, उसके बाद वो डिसीजन देगा कि नहीं देगा ये फैसला अपना करता है। तो पहले केस को पढ़ना होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में ही होगा, और जो दूसरा काम होगा वो आपका पास्ट इनडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैड नॉट की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिड नॉट गिव। ठीक है, डिड नॉट, और आपको पता क्या है कि फिर गिवन नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, डिड नॉट गिव होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं यूज होती है वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, और जिन्होंने गलत आंसर दिया है या जो लोग समझना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब आपका क्या होता है, जो आपके वर्ब को क्वालिफाई करे या वर्ब के बारे में या वर्ब की विशेषता को बताता है, क्रिया विशेषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो होता है आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी क्या होती हैं कि ज़्यादातर हम एडवर्ब और एडजेक्टिव को यूज़ करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो हमको सीखना होगा कि कैसे हम करेंगे यहाँ पे यूज़। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। और आखिरी में नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत आपका छोटा सा यहाँ पे एरर देखने को मिलती है, वो आपके यूजेस पे है। और ये आपको ऐसे होगा भी नहीं, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ेंगे और यूज़ करेंगे डेली आप तो समझ पाते हैं इस तरह की एरर्स को। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, मैगजीन्स वगैरह पढ़िए, या फिर आप कोई सीरियल वगैरह देखिए इंग्लिश के। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इंग्लिश के कैसे फॉर्म होते हैं, बातों को कैसे बताया जाता है। कई बार होता जैसे है कि हम लोग हिंदी में बात कुछ और कहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो वैसे आपको भी वो सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब फेयरली आपका यूज़ होता है तो फेयरली का इस्तेमाल ज़्यादातर अच्छे कार्यों के लिए होता है, और उसके बाद हमेशा कोई एक अच्छा आपका एडजेक्टिव आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनजस्टिफाइड की बात की जा रही है, मतलब कि कंपनी ने जो अमाउंट दिया है डेड वर्कर के डिपेंडेंट्स को वो आपका अनजस्टिफाइड है, मतलब न्यायोचित नहीं है। ठीक है, और देना चाहिए था, बहुत कम दिया होगा, तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पे फेयरली की जगह पे हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्या, जैसे क्वाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर रैदर यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट और रैदर ये जो दोनों होते हैं आपके एडवर्ब, यहाँ पे अगर यूज़ किए जाएंगे तो ये आपके अच्छे और बुरे कार्य दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे बात की जाए अगर फेयरली की, तो अब आपको पता होगा कि अगर फेयरली का कहीं पे इस्तेमाल होता है तो वो आपका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। दूसरा चलते हैं। The captain came presently, but I can't say where he has slipped out unnoticed. तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा यहाँ पे एरर आपका निकल के आता है। क्या है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बात की जा रही है प्रेजेंटली की। द कैप्टन केम प्रेजेंटली, जब भी आपका वर्ड प्रेजेंटली यूज़ होता है या फिर शॉर्टली का प्रयोग किया जाता है तो ये ज़्यादातर आपकी भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कहीं भी वर्ड आपका प्रेजेंटली या शॉर्टली इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो उसके पीछे का वर्ब चेक करिए या सेंटेंस को चेक करिए, वो फ्यूचर में है या फिर आपका प्रेजेंट या पास्ट में है। ठीक है, तो अगर
यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ, द कैप्टन केम प्रेजेंटली। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका पीछे का सेंटेंस है ये आपका क्या है, पास्ट में है। तो यहाँ पे प्रेजेंटली अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटली का नहीं प्रयोग कर सकते हैं, हम मतलब एकदम त्वरित एक्शन दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं जस्ट नाउ का, द कैप्टन केम जस्ट नाउ, कि अभी अभी कैप्टन आए। तो हम प्रेजेंटली या शॉर्टली का प्रयोग करेंगे तो हमेशा फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग करते हैं उसके पीछे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं पे ये दोनों आपको लिखे मिले तो एक बार ज़रा नोटिस करने का प्रयास करिएगा कि वहाँ पे जो आपका टेंस यूज हुआ है वो कौन सा है। When asked, he took tea and said that it tasted sweetly, कि कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चाय पी और उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, मतलब अच्छा है। तो इस तरीके से कुछ बताया। तो यहाँ पे अगर पूछी जाए एरर की बात, तो एरर की बात यहाँ पे अगर आएगी तो आप क्या बताएंगे कि एरर इसमें कौन से पार्ट में है। तो एरर इसमें निकल के आता है आपका आखिरी पार्ट में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ आपकी वर्ब होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्वीटली। यहाँ पे स्वीटली का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे स्वीट का प्रयोग उचित होता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं कुछ वर्ब रख रहा हूँ, जैसे क्या है, टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, रिमेन। इनके बाद कभी भी आपका एडवर्ब नहीं आता है, इनके बाद हमेशा आपका एडजेक्टिव ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इन सारी वर्ब्स के लिए, टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, रिमेन, तो इनके बाद हमेशा आपका एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब आने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको और बता दूँ पॉइंट, जैसे आपका लुक है, ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी इसका अर्थ होगा दिखाना, ठीक है, मतलब किसी को दिखाना, जैसे आप कह सकते हैं कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, कि वो अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे आप सी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं कह सकते, वो आपका क्या होगा, गलत होगा। लेकिन जब भी इसका अर्थ देखने से होगा, ठीक है, देखना, तो यहाँ पे इसके बाद आप एडवर्ब लगा सकते हैं। जब भी इसका अर्थ किससे होगा, देखना, तब आप इसके लिए एडवर्ब लगा सकते हैं इसके बाद। लेकिन जब इसका अर्थ दिखना या दिखाना होता है तो इसके बाद आप एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका पुराने वाले रूल पे ही है। देखिए, बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग बट आफ्टर 5 मिनट्स ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सो ईजी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ। अब यहाँ पे फेल्ट आ गया, आपको अभी मैंने बताया क्या कि अगर कहीं भी फील आ जाए तो फील का मतलब क्या, उसकी कोई भी आपकी फॉर्म आती है तो उससे भी आपका मतलब होगा। तो पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फेल्ट आया है यहाँ पे। तो आपको पता क्या है कि फील के बाद कभी भी हम एडवर्ब नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, क्या, श्योर। बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योर ऑफ विनिंग, तो आपका आगे ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कह रहे हैं कि इस तरह के ऑब्स्टिकल्स का मतलब रास्ते का रोड़ा जिसको हम कहते हैं, या फिर अवरोध कह दें, कि ऐसे अवरोध जो है उसको रोक नहीं पाएंगे और आज तक कभी रोका भी नहीं है। तो अगर बात यहाँ पे की जाए एरर की, तो एरर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दो निगेशन आपका यूज़ हो रहा है जहाँ पे ये एरर पैदा हो रही है। कैसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नथिंग नेवर डिड, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नथिंग, और यहाँ पे नेवर की जगह पे क्या होना चाहिए था, एवर होना चाहिए था। ये आपका एरर पैदा कर रहा था, नथिंग एवर डिड, दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड आपका क्या है, एक तरह का आइडम है जिसका मतलब क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है। तो ये आपका यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो ये आपको एरर मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। तो कभी भी इस तरह की एरर आप देखें, कहीं भी लिखा हुआ है नथिंग, नेवर, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पे एरर तो नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। एरर अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, नोबडी एल्स देन योर टीचर सजेस्टेड दिस मेथड, कि कोई और नहीं बल्कि आपके टीचर ने ही यह मेथड सजेस्ट किया। तो अगर बात की जाए यहाँ पे एरर की, तो बहुत ही छोटी सी यहाँ पे एरर है। आपको एज अ रूल भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल्स के बाद हमेशा बट आता है, देन का प्रयोग बहुत कम होता है, या समझ लीजिए नहीं होता है। तो नोबडी एल्स बट योर टीचर, ये क्या होगा, आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो देन का जो प्रयोग है यहाँ पे वो क्या है, गलत है। देन का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, बट का प्रयोग होगा। नोबडी एल्स
बट योर टीचर सजेस्टेड दिस मेथड। ये आपका क्या होगा, एकदम सही सेंटेंस होगा, इसको ध्यान रखिएगा आगे भी। नेक्स्ट बात करते हैं, somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सेंटेंस की फॉर्मेशन की, तो somebody informed the contractor that his brother had ओनली डाइट 5 days बिफोर। तो यहाँ पे बात की जाए सब कुछ सही है, बस यहाँ पे मिसप्लेसमेंट हो गया है वर्ड्स का। तो आप भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, यहाँ पे जो ओनली लगा हुआ है वो आपका सही जगह पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ओनली को कहाँ होना चाहिए था, डाइड ओनली 5 से पहले आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे गलत प्रयोग है, तो इस पार्ट में आपके एरर है। somebody informed the contractor that his brother had died ओनली 5 days बिफोर, कि केवल 5 दिन पहले ही मरा है। तो यहाँ पे ओनली का प्रयोग क्या है, गलत तरीके से किया गया था, इस पार्ट में आपके एरर। द हाउस इज वेरी गुड बट टू मच स्मॉल टू एक्कोमोडेट द फुल फैमिली। तो यहाँ पे अगर एरर की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे एरर है, ध्यान रखिएगा इसका, कई बार एग्जाम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब से लेकर के बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिलती है शब्दों के चयन में। बस यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको 10-15 सेंटेंसेस करा दूँ, और अगर आप लोग कहेंगे तो एक आपका ऐसा पार्ट बनाऊँगा जिसमें आपके जो प्रयोग होते हैं शब्द, जैसे टू मच और मच टू का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये दोनों अलग अलग जगह पे प्रयोग होते हैं। कहाँ पे TOO प्रयोग होता है ये, और कहाँ पे हम वेरी का प्रयोग करते हैं, या फिर कहाँ पे हम मच का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे वेरी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का एक मैं सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग कहें तो बनाऊंगा, जिसमें आपको फिर यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी एडवर्ब्स की, ठीक है। तो आप यूज़ अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, द हाउस इज़ वेरी गुड बट टू मच स्मॉल। यहाँ पे आपकी एरर होती है सेकेंड वाले पार्ट में, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे क्या लिखा है, टू मच, जबकि होना चाहिए क्या इसे, मच टू स्मॉल, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सही ये होगा। ध्यान रखिएगा कि टू मच जब भी इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आपका हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, ठीक है। मच टू के बाद हमेशा आपका एडजेक्टिव आता है, और यहाँ पे स्मॉल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो टू मच की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मच टू का, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो पाएगा। शी इज almost quite competent for the post of marketing executive, so if given a chance she can show the result, no error। बताइए कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर आपकी दिखती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एरर की, तो आपका क्वाइट यूज़ हो रहा है, तो क्वाइट के पहले ऑलमोस्ट का जो प्रयोग है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे ऑलमोस्ट का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे एरर आपकी किस पार्ट में है, इस पार्ट में है, पहले पार्ट में है। तो अगर लिखा जाता है इस तरीके से, सी इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट या सी इज़ ऑलमोस्ट रेदर कॉम्पिटेंट, तो ये सब आपके क्या होते हैं, गलत प्रयोग होते हैं। तो उससे पहले हम ऑलमोस्ट का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई लाइक दैट अपॉर्चुन मूवमेंट वेयर द वर्कर प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस। तो यहाँ पे अगर एरर की बात की जाए तो आपको समझना होगा यहाँ पे क्या बात की जा रही है। आई लाइक दैट अपॉर्चुन मूवमेंट, यहाँ पे किसी टाइम फ्रेम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वेयर का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, आपका गलत है। वेयर का प्रयोग आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, हम किसी स्थान के लिए यूज़ करते हैं, जगह के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम की बात हो रही है, तो टाइम की अगर बात हो रही है तो वेयर का प्रयोग क्या है, पूरी तरीके से गलत होगा। वेयर की जगह पे हमको क्या यूज़ करना होगा, व्हेन का प्रयोग करना होगा, जो कि आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे वेयर नहीं, बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन यूज़ करेंगे। आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस। ये आपका क्या होगा, एकदम सही सेंटेंस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, नो एरर। और ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। ध्यान से पढ़िएगा, इसको देखिएगा किस पार्ट में एरर है, फिर मुझे बताइएगा, आंसर करिएगा हमेशा की तरह, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, नॉट ओनली वी लॉस्ट वॉट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल
बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है शब्द को समझना यहाँ पे कि जब भी आपका नॉट ओनली लगा हो और उस नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका आता है और उन दोनों के साथ आपका वर्ब का प्रयोग होता है, नॉट ओनली के बाद भी बट ऑल्सो के बाद भी, तो आपका जो यहाँ पे सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है वो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन का काम होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ओनली वी लॉस्ट, तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा बल्कि कुछ ऐसे बनेगा, नॉट ओनली डिड वी लूज। ये कुछ इन्वर्ट होके आपका ये सेंटेंस बनता है। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर नॉट ओनली के बाद आपका कोई वर्ब आ रहा है और इसके बाद बट ऑल्सो के बाद ये आपका वर्ब आता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नॉट ओनली वी से पहले आपका क्या आएगा, डिड आएगा, नॉट ओनली डिड वी लूज होगा, यहाँ पे लॉस्ट नहीं, क्या होगा, लूज होगा, वॉट वी हैड ऑन डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। ये आपका क्या होगा, सही तरीका होगा इसको बनाने का। तो इससे रिलेटेड आपको एरर मिल सकती हैं आपके एग्जाम में भी, तो इसकी और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं पे आपको ढूंढ के मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह के शब्दों को ध्यान रखिए जो आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड रूल्स वगैरह काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सही तरीका होगा इसको करने का। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर वेरी सीनियर टू मी सो डेयर नॉट टू प्ले अ जोक ऑन देम। तो यहाँ पे प्रयोग आपका क्या है, ये प्रयोग आपका अगर देखा जाए क्या आपको गलती है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है वेरी और मच का तो आप पहचान लेंगे यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे जो वेरी लिखा हुआ है ये आपका क्या है, गलत प्रयोग है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वेरी लिखा है ये गलत प्रयोग है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, मच का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हम कंपेयर करें या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं कि दे आर वेरी सीनियर टू मी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो मुझसे सीनियर हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन का काम हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए वहाँ पे हमेशा मच का प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री में हम वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या सही शब्द होगा, दे आर मच सीनियर टू मी सो डेयर नॉट टू प्ले अ जोक ऑन देम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आप अगर देख लेते हैं वेरी और मच का प्रयोग कैसे होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उससे समझना भी आपको आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस अ क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ द केस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एरर किस पार्ट में है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं है, बस यहाँ पे जो शब्द संयोजन है, कहूँ सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग है, वो आपकी सही नहीं है। यहाँ पे जब भी आपका एडवर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे केयरफुली यूज़ हो रहा है, तो वो हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो क्या होगा इसका सही प्रयोग, केयरफुली जो आपका पहले आ गया है ये आपका गलत है, ठीक है। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड नहीं, व्हेन एग्जामिन्ड, और यहाँ पे आएगा आपका क्या, केयरफुली। व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली इट विल गिव अस अ क्लू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहने को बहुत छोटा सा है, बहुत मामूली सा है, सबको समझ में आता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये समझ नहीं आता। क्यों, क्योंकि सब कुछ एकदम इसमें सही लगता है, ठीक है। तो व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली ये आपका सही स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस को बनाने का, तो इस पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगी। तो ये तो थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ ही कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इसमें आपके हो सकते हैं। खैर जब हम मिक्स देखेंगे तो उसमें और हमको समझ में आएगा। एडवर्ब से रिलेटेड आपके कुछ सेंटेंसेस थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आए होंगे। अपनी तरफ से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह होते हैं उनको बताने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से एरर आ सकती है एडवर्ब से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और जो होमवर्क दिया है उसको भी आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, गूगल नहीं करिएगा, खुद से देखने की कोशिश करिएगा कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको क्या लग रहा है, किस पार्ट में एरर है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है कुछ यहाँ से, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये इंग्लिश से जुड़ी जो परेशानी है कुछ उनकी भी सॉल्व हो सके। अगर वीडियो देख करके तो उनके साथ भी शेयर ज़रूर करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपके लिए यहाँ पे एडवर्ब से रिलेटेड लेके आया था वीडियो। मेरे ख्याल से आपको पसंद भी आया होगा। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन औरों से अच्छी और होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।